आज हम लोग कक्षा 10 के ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका कल के एग्जाम में पूछा जाना लगभग तय है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बनता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। पहला ऑप्शन है लॉसॉ, दूसरा ऑप्शन है मॉसॉ, तीसरा ऑप्शन है भागफल और चौथा ऑप्शन है शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, यानी हमारा सही जवाब जाएगा मॉसॉ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसका दशमलव प्रसार अशांत है ये जानने के लिए हम लोग जो भी भिन्न दिया रहेगा उस भिन्न को सबसे पहले उस भिन्न को हम लोग निम्नीकरण करेंगे। निम्नीकरण करने के पश्चात उसके हर का गुणनखंड करने पर यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 के यदि घात होंगे तो वह शांत होगा, और 2 और 5 के अतिरिक्त तीसरा कोई आ जाएगा तो हो जाएगा अशांत। यहाँ पर हम लोग 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 2 5 10 10 5 50, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। और यदि 343 का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो इसका आएगा 7 × 7 × 7, यानी यह जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है कि बी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.34 और 4 पर जो रेकरिंग लगा हुआ है का पी बट्टा क्यू रूप है। जब इस प्रकार के प्रश्न है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे हम लोग 34, और जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उसको घटा देंगे, और कितने अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है तो 1 अंक पर लगा हुआ है, और कितने अंक पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो 1 ऊपर नहीं लगा हुआ है तो 1 0 दे देंगे, यानी हमारा जवाब हो जाएगा 31/90। और 31/90 किस में है जी, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होने वाला है 31/90। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्यक होंगे। तो x² को हम लोग लिख सकते हैं कि x का होल स्क्वायर, और 5 को लिख सकते हैं हम लोग √5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा कि x + √5 और एक हो जाएगा x - √5, यानी a + b × a - b। यदि इसको हल किया जाए तो हमारा जवाब आएगा कि एक आएगा -√5 और दूसरा आएगा +√5, यानी हमारा जवाब जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या होगा, यानी पाई तो हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, और √7 + 5 यानी √7 अपरिमेय है, और एक अपरिमेय और परिमेय का जोड़ सदैव अपरिमेय होता है, यानी बी भी हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तीसरा कि √16/25, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी ये 4/5 आ जाएगा, यानी हमारा जवाब जाएगा सी √16/25। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद यहाँ पर हम लोग देख ले कि 2/3 x², यहाँ पर जो चर का घात है ये एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, यानी यह द्विघात बहुपद है। और अगर सी में देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + x के पावर -1, यानी इसका जो घात है यह ऋणात्मक संख्या है, यानी यह बहुपद नहीं है, तो हमारा जवाब जाएगा सी, यानी बहुपद सी बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल होता है। तो द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल मतलब होता है कि अल्फा + बीटा इक्वल टू होता है -b/a, -b/a होता है। और यहाँ पर द्विघात बहुपद को देखा जाए तो द्विघात बहुपद में a का मान है 1, b का मान है -4, तो यहाँ पर माइनस और -4 अब बट्टा a का मान है 1, तो क्या हो जाएगा जी, यानी 4 हो जाएगा, तो हमारा जवाब जाने वाला डी यानी 4। हमारा जवाब जाएगा डी यानी 4 जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है। तो द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, उसके मूलों का योग है, मूलों का योग कितना दिया हुआ है, मूलों का योग 2, और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, मूलों का योग दिया हुआ है 2, और मूलों का गुणनफल जो है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 15। तो कह रहा है द्विघात बहुपद क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, x² और इसका क्या है, शून्यकों का योग है 2, तो 2x और शून्यकों का गुणनफल है 15, यानी हमारा जवाब जाएगा कि ये x² - 2x + 15, यानी सी हमारा सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक माने डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b का मान हमारा यहाँ पर कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर घटे 4 × a का मान है 3, और c का मान कितना दिया हुआ है 1/3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो होगा 0, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है ए यानी 0। अगला कह रहा है जब दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर है तब उनके हल होंगे। अब देखिए जब रैखिक समीकरण के हल समांतर कब होते हैं, तो जब होता है कि क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, बराबर नहीं c1/c2। और इस स्थिति में समीकरण युग्म के क्या होते हैं, कोई हल नहीं होते, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है सी, यानी कोई हल नहीं। अगला प्रश्न है कि बिंदु
-6, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो जब x और y दोनों का मान ऋणात्मक हो तो वह तृतीय भुज में होता है, यानी तृतीय चतुर्थांश में होता है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी। अगला प्रश्न है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु 6, -5 का भुज है, तो 6 में 6, -5 में ये हो गया हमारा x और ये हो गया y, यानी ये हुआ भुज, ये हुआ कोटि। इसमें पूछा है भुज का मान, तो भुज का मान होगा a, यानी 6। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो √x² प्लस y²। तो यहाँ पर x का मान जो है, यहाँ पर x² प्लस y², तो यहाँ पर x का मान कितना है? 4 का स्क्वायर और y का है 3, तो 4 चौका 16 और ये 9, तो 16 ना 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी 5। अगला प्रश्न कह रहा है कि sin 61 डिग्री बट्टा sin 29 डिग्री का मान होता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि sin 61 को हम लोग लिख सकते हैं कि sin 90 - 29 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे? यानी लिखेंगे sin 61 को लिखे देंगे कि sin 90 - 29 डिग्री और बट्टा sin 29 डिग्री, sin 29 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कि cos 29 डिग्री अब बट्टा sin 29 डिग्री, और cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है cot यानी 29 डिग्री। तो यानी इसमें ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि cot 29 नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अंश को रहने देंगे, यानी sin 61, और नीचे वाला को तोड़ लेंगे कि sin 90 में से कितना घटाएंगे? तो 29 होगा, तो 90 में से 61 घटाएंगे, तो हो जाएगा आपको यहाँ पर sin 61 अब बट्टा यहाँ पर sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos 61 डिग्री, और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, और थीटा का मान 61 डिग्री, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी, यानी tan 61 डिग्री। अगला प्रश्न है कि 1/√3 किसके बराबर है? तो 1/√3 यानी sin 45 का मान होता है 1/2, सॉरी 1/√2, और tan 60 का मान होता है √3, और cot 60 का मान होता है 1/√3, यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी cot 60 डिग्री। अगला प्रश्न कह रहा है कि sec स्क्वायर ए माइनस 1 मान बराबर होता है, तो हम लोग क्या पढ़े थे जी? हम लोग पढ़े थे कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है हम लोगों को, क्या होता है जी? कि सेक स्क्वायर ए। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, यानी हमारा सही जवाब जाएगा कि tan स्क्वायर ए, यानी सी हमारा सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 14, 13, 9, 5 का सारवंतर है, यानी इसका हम लोगों को सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द्वितीय पद है 13 और प्रथम पद है 17, तो 13 में से 17 को घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी -4। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से जो है दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, यानी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगला प्रश्न है आंकड़े इतना का माध्यक निकालना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? इस आंकड़े को सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे, तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 2, 2, 4, 2, 6, और यहाँ पर छूट कौन गया? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 2, 4, उसके बाद हो गया 6, 2 बार है, 6 कितना बार है? 2 बार है, और 7। अब हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर छोड़ देंगे, और बीच में कौन बचाएगा? 5 बचाएगा, यानी हमारा माध्यक हो जाएगा डी, यानी 5 हमारा माध्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए, यानी खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री हो, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा? यानी हम लोगों को पूछ रहा है कि ये वृत्त है और ये वृत्त के बाएं बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, और ये स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो इसका मान हम लोगों को पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं? इन दोनों का मान जो होता है ना, वो होता है संपूरक होता है, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जाने वाला डी, यानी 100 डिग्री। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़े 1,0,5 का माध्य क्या होगा? तो 1 जोड़ 0 जोड़ 5 और 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 6 में 3 से भाग देंगे तो 2, यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद 4x² - 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और यहाँ पर c का मान कितना है? तो c का मान है 1, और c का मान है 1 और a का मान है 4, यानी हमारा सही जवाब जाएगा 1/4, यानी c हमारा सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 49:25 का अनुपात है, तो उनकी संगत भुजाओं में देखिए यहाँ पर यदि क्षेत्रफल दिया रहेगा,
क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजाओं का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा और भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात दोनों का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। अगर यदि भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो दोनों को हम लोग वर्ग कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यहां पर क्षेत्रफल दिया हुआ है और पूछ रहा है भुजाओं का अनुपात। तो 49 का वर्गमूल होता है 7 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा 7:5। तो P प्लस PE नोट का मान होता है, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग जो होता है वो सदैव 1 होता है, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है A, यानी 1। अगला प्रश्न है आंकड़े 7, 5, 9, 5, 3, 5, 12 का बहुलक है। इन आंकड़ों में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार 5 आ रहा है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बहुलक हो जाएगा 5।